हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया। आप बढ़िया तो मैं भी बढ़िया। तो देखो बच्चों, आज हमें क्या पढ़ाई करनी है। आज है हमारे पास क्लास 11th का यूनिट नंबर 13 का वीडियो नंबर 4। तो बेटे ये 13वीं यूनिट का चौथा वीडियो है और इससे पहले 3 वीडियो आपको प्ले लिस्ट में भी मिल जाएंगे, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे और कुछ समय बाद आई बटन में भी लिंक आ जाएगा, जहां आप यूनिट नंबर 13 को पूरा पढ़ सकते हो, समझ सकते हो और अपने सुंदर से नोट्स बना सकते हो, जो एग्जाम में आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। इसी के साथ साथ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ नोट्स का लिंक भी मिल जाएगा और आप पीडीएफ नोट्स के लिए टेलीग्राम पर भी सर्च कर सकते हो KMD सहारनपुर। तो देखते हैं आज का हमारा टारगेट क्या है। आज बेटे हमें बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करना है और आज हमें सीखने हैं एल्केनों के रासायनिक गुण, जिनसे बच्चे बहुत ज्यादा डरते हैं। आपका ये जो केमिकल रिएक्शंस का डर है ना, यही तो दूर करना मेरा मकसद है। तो हमें एल्केनों के रासायनिक गुणों को डिस्कस करना है। इंग्लिश में आप कह सकते हो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन्स। तो जल्दी से अपनी नोटबुक में हेडिंग लिखो। आप नोटबुक में हेडिंग लिखो, हिंदी में भी लिखो एल्केनों के रासायनिक गुण और इंग्लिश में भी लिखो। पोज करके लिख लो बेटे वीडियो को। लिख लिया? ठीक है। तो रासायनिक गुणों में जो सबसे पहला हमें गुण पढ़ना है उसे हम कहते हैं हैलोजनीकरण। सबसे पहले हमें पढ़ना है हैलोजनीकरण। अच्छा एक बात बताओ, हैलोजनीकरण को इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंग्लिश में कहते हैं हैलोजीनेशन। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे हैलोजनीकरण या हैलोजिनेशन कैसे होता है एल्केन्स का। एल्केन्स तो आपको पता है सिंगल बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन। देखो हैलोजिनेशन को समझने से पहले हमें पता होना चाहिए कि हैलोजन का क्या मतलब होता है। हैलोजन, हैलोजन माने फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन, ये सब क्या होते हैं? हैलोजन, जिन्हें आप कहते हो F2Cl2Br2I2। तो यदि किसी एल्केन के ऊपर आप हैलोजन का रिएक्शन कराओगे तो इस रिएक्शन को हम कहते हैं हैलोजनीकरण। ठीक है, या हैलोजिनेशन। कैसे होता है? जैसे मान लो हमारे पास ये CH4 है, बहुत ध्यान से समझनी पड़ेगी हर एक बात। ये है हमारे पास CH4। CH4 का मतलब मेथेन, एक एल्केन है मेथेन, ये CH4 है। और यदि मैं आपको कहूं कि इसके ऊपर मुझे रिएक्शन कराना है एक हैलोजन का, जैसे मान लो Cl2 क्लोरीन का रिएक्शन कराना है और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में H, सनलाइट की उपस्थिति में, तो होगा क्या? यहां से तो एक H निकलेगा और यहां से एक Cl। होता क्या है, Cl यहां अटैक करके हाइड्रोजन को हटा देता है, तो यहां से तो एक H निकलता है, यहां से Cl, तो ये निकल गया HCl। HCl एक साइड प्रोडक्ट है। अब यूं बताओ यहां कितने H बचे? कार्बन है, कितने H बचे? 3, क्योंकि एक H तो निकल गया ना। पर वो जो H निकला है उसे किसी ने निकाला तो होगा, Cl ने निकाला, तो यहां आ जाता है Cl। तो ये हमारे पास बनता है CH3Cl। अब यदि CH3Cl की शक्ल देखो तो परेशानी तो इसे अब भी हो रही, क्योंकि 3 हाइड्रोजन तो हैं जो छोड़ के भाग गए यहां से। तो इसका फिर दोबारा Cl2 के साथ रिएक्शन कराया हमने सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। एक H यहां से निकलेगा, एक Cl यहां से, फिर दोबारा से एक HCl निकल जाएगा। और अब कार्बन के पास कितने H बचेंगे? 2। और Cl एक तो पुराना था और एक नया Cl आ गया, CH2Cl2 बनेगा। अब यदि मैं कहूं कि इसके ऊपर, तो फिर दोबारा रिएक्शन हो जाएगी Cl2 की। सनलाइट की प्रेजेंस में सूर्य का प्रकाश को हम H से लिखते हैं। आपको पता है H माने फोटोन होता है फिजिक्स में। यहां से एक H, यहां से Cl, ये निकल गया HCl। और यहां हमारे पास बचा है CHCl। 2 थे, एक नया हो गया। वो नया वो है जिसने इसमें से एक H को धक्का देके यहां से निकाल दिया, CHCl3। अब इसके ऊपर तो फिर रिएक्शन हो जाएगी, क्योंकि अभी तो कसर बाकी है, एक हाइड्रोजन है। क्लोरीन का रिएक्शन जब इसके ऊपर आप करोगे सनलाइट की प्रेजेंस में, तो क्या होगा? ये वाला H, ये वाला यहां से एक ऊपर से Cl, HCl फिर निकल जाएगा और प्रोडक्ट बनेगा CCl4। तो इस तरह के प्रोडक्ट आपके सामने आएंगे। इस रिएक्शन में कौन सा हैलोजन हिस्सा ले रहा है?
आप कहोगे कि इसमें रिएक्शन में हिस्सा ले रहा है सर Cl2 क्लोरीन, तो इस हैलोजनीकरण को हम कहते हैं क्लोरीनीकरण। यदि फ्लोरीन हिस्सा लेता तो फ्लोरीनीकरण, यदि ब्रोमीन हिस्सा लेता तो ब्रोमीनीकरण, आयोडीन हिस्सा लेता तो आयोडीनीकरण। ठीक है, तो कुल मिला के हैलोजनीकरण, पर वो फ्लोरीनीकरण, ब्रोमीनीकरण, क्लोरीनीकरण, आयोडीनीकरण कुछ भी हो सकता है। कुल मिला के हैलोजिनेशन, पर फ्लोरीनेशन, क्लोरीनेशन, ब्रोमीनेशन, आयोडीनेशन कुछ भी हो सकता है। तो यहां हमने कौन सा हैलोजनीकरण करा है? क्लोरीनीकरण। और इस क्लोरीनीकरण से ये जो हमने स्टार्टिंग में लिया था, ये था हमारा मेथेन, ये तो था हमारा मेथेन। अब बताओ ये क्या है? ये क्या है बताओ? मिथाइल क्लोराइड, या तो आप इसे मिथाइल क्लोराइड कहो या फिर IUPAC में कहो मोनोक्लोरोमीथेन। इसे आप कह सकते हो मोनो, यहां लिख देता हूं मोनोक्लोरोमीथेन। क्या नाम है इसका? मोनोक्लोरोमीथेन। इसका नाम है मोनोक्लोरोमीथेन। या आप इसे मोनोक्लोरोमीथेन को और भी एक नाम से बुला सकते हो, मिथाइल क्लोराइड। ठीक है, मिथाइल क्लोराइड। अब देखो इसमें कितने क्लोरो हैं? 2, तो इसका नाम हो जाएगा डाइक्लोरोमीथेन। मीथेन माने कार्बन तो एक ही है ना, डाइक्लोरोमीथेन। इसमें बताओ कितने क्लोरो हैं? 3, तो इसका नाम है ट्राइक्लोरोमीथेन। अच्छा एक बात बताता हूं मैं आपको, ये जो ट्राइक्लोरोमीथेन है ना, इस ट्राइक्लोरोमीथेन को आप एक फेमस नाम से जानते हो, क्लोरोफॉर्म। ऊपर लिख देता हूं, क्लोरोफॉर्म भी इसे कहते हैं, इंपॉर्टेंट है क्लोरोफॉर्म। इसका नाम ट्राइक्लोरोमीथेन भी है और क्लोरोफॉर्म भी है। और ये बताओ जरा, टेट्राक्लोरोमीथेन, टेट्राक्लोरोमीथेन। अच्छा एक चीज बताता हूं मैं आपको, टेट्राक्लोरोमीथेन को आप कार्बन टेट्राक्लोराइड भी कह सकते हो। कार्बन टेट्राक्लोराइड लिख लेना। चलो ऊपर लिख देता हूं, इसे आप कह सकते हो कार्बन टेट्राक्लोराइड। मतलब आप सोच रहे होंगे कि सर आप दो नाम क्यों बता रहे? दो नाम इसलिए बता रहा हूं, इनमें से जो नीचे नाम लिखे हैं ना, ये सारे IUPAC नाम है। जो ऊपर लिखूंगा मैं सामान्य नाम, ये सामान्य नाम है। जैसे इसका नाम बताया था मिथाइल क्लोराइड, सामान्य नाम है। नीचे जो लिखे हैं IUPAC नाम। अब देखो यहां एक बात समझनी है आपको, बहुत ध्यान से समझना। एक हेडिंग लिखते हैं नोट। एक बात समझता हूं, आपको समझाता हूं। नोट, ध्यान से समझेंगे सब बच्चे। आपको एक चीज ये समझनी है कि ये जो हैलोजनीकरण हुआ है, इसमें हैलोजन को H2 से लिख सकते हैं। हैलोजन की क्रियाशीलता ये पता होनी चाहिए आपको। हैलोजन की रिएक्टिविटी का ऑर्डर, क्रियाशीलता का क्रम लिख देता हूं। मतलब हैलोजन तो कई तरह के हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। इनमें सबसे ज्यादा क्रियाशील कौन सा होगा इस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए? जैसे यहां हमने Cl2 से रिएक्शन कराया तो एक डेफिनेट टाइम पे रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा। यदि मैं F2 से रिएक्शन कराता तो क्या वो इससे तेज होता? तो आंसर है हाँ जी, तेज होता। फ्लोरीन का रिएक्शन करने का स्पीड सबसे फास्ट होगा, क्योंकि फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। क्लोरीन का उससे कम होगा, ब्रोमीन का उससे भी कम होगा, और यदि आयोडीन आप लोगे तो इसका स्पीड सबसे कम होगा। ठीक है, सवाल ये खड़ा होता है बच्चे के दिमाग में कि सर फ्लोरीन यदि यहाँ Cl2 की जगह आपने F2 ले लिया तो उसका रिएक्शन फास्ट क्यों होगा? क्योंकि फ्लोरीन का विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा है, और फ्लोरीन का विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा है तो फ्लोरीन हाइड्रोजन को, जैसे क्लोरीन ने अटैक करके हाइड्रोजन को यहां से धक्का दे दिया, इसी तरीके से फ्लोरीन भी हाइड्रोजन को धक्का देगा यहां से। पर फ्लोरीन का हाइड्रोजन को धक्का देने का स्पीड ज्यादा फास्ट होगा, उसकी एबिलिटी उसकी ज्यादा होगी, उसकी क्षमता ज्यादा होगी हाइड्रोजन को रिप्लेस करने की, हटाने की। तो ये सीक्वेंस याद रखना। कोई एग्जाम में पूछता है फ्लोरीनीकरण और क्लोरीनीकरण, इनमें से किसका स्पीड तेज होगा, तो आप कहोगे फ्लोरीनीकरण का स्पीड तेज होगा, क्योंकि इसमें
फ्लोरीन हिस्सा ले रहा है और फ्लोरीन का विद्युत ऋणात्मकता क्लोरीन से ज्यादा है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किससे ज्यादा है? क्लोरीन से ज्यादा है। ठीक है। अच्छा एक चीज और बताता हूं आपको, बहुत बढ़िया, इसे भी सीख लो आप। जो एल्केन है आपका, जिसके ऊपर हेलोजन अटैक कर रहा हाइड्रोजन को हटाने के लिए, एल्केन के हाइड्रोजन एटम, जो एल्केन का हाइड्रोजन परमाणु है, उसकी भी क्रियाशीलता अलग अलग होती है। हाइड्रोजन एटम की क्रियाशीलता देखनी है। चलो, हाइड्रोजन एटम के क्रियाशीलता का क्रम कि कौन सा हाइड्रोजन एटम ज्यादा क्रियाशील होगा। देखो, यदि आपको एक टर्सरी हाइड्रोजन एटम नजर आता है तो वो सबसे ज्यादा क्रियाशील होगा इस पर्टिकुलर रिएक्शन के हिसाब से, हैलोजनीकरण के हिसाब से। और सेकेंडरी हाइड्रोजन उससे कम क्रियाशील और प्राइमरी हाइड्रोजन उससे कम क्रियाशील। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, देखो इस एग्जांपल से समझ में आएगा आपको। वैसे तो आपको पता ही है, क्या मैंने आपको सिखा रखा है, टर्सरी हाइड्रोजन, सेकेंडरी हाइड्रोजन और प्राइमरी हाइड्रोजन क्या होते हैं। जैसे एक एग्जांपल लेता हूं मैं, ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है और ये कार्बन है। यहाँ एक कार्बन इसके ऊपर जुड़ा हुआ है, चलो ऊपर नहीं जोड़ते, यहाँ जोड़ रहे, एक कार्बन नीचे है इसके एक कार्बन ऊपर है और एक कार्बन नीचे है। हाइड्रोजन पूरे करो, यहाँ 3 हाइड्रोजन होंगे, यहाँ 1 हाइड्रोजन होगा, यहाँ 3 होंगे, यहाँ भी 3 होंगे, और यहाँ कितने होंगे भाई? यहाँ होंगे 3 और यहाँ भी 3 होंगे, और यहाँ किसी हाइड्रोजन की आवश्यकता नहीं है क्योंकि कार्बन ने अपने 4 सिंगल बॉन्ड बना लिए। अब देखो यहाँ एक बात समझनी है आपको कि ये जो हाइड्रोजन है ये प्राइमरी कार्बन से अटैच है, तो इसलिए प्राइमरी हाइड्रोजन मैं इसे कहूंगा। और इस सेकेंडरी हाइड्रोजन तो यहाँ है ही नहीं कहीं, अभी बना देता हूं चलो सेकेंडरी हाइड्रोजन भी। देखो यहाँ हम लिखेंगे CH2 और यहाँ लिखेंगे CH3। अब आ गया सब कुछ। देखो ये कार्बन प्राइमरी कार्बन है, तो प्राइमरी कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन प्राइमरी हाइड्रोजन, जहां भी 3-3 H लिखे हुए ना वे सारे प्राइमरी हाइड्रोजन है। अच्छा इस कार्बन को देखना जरा, इस कार्बन को, ये कार्बन कितने कार्बन से डायरेक्टली अटैच है? इससे और इससे, सेकेंडरी कार्बन है। तो सेकेंडरी कार्बन वाले जो ये हाइड्रोजन है ना, ये सेकेंडरी हाइड्रोजन है। ये प्राइमरी कार्बन वाले हाइड्रोजन प्राइमरी हाइड्रोजन। अब इस कार्बन को देखो, ये कार्बन डायरेक्टली कितने कार्बन से अटैच है? इससे, इससे और इससे, 3 कार्बन से सीधा जुड़ा हुआ है, इसलिए मैं इसे कहूंगा टर्सरी कार्बन। और टर्सरी कार्बन पर जो हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट होते हैं उन्हें कहते हैं टर्सरी हाइड्रोजन एटम, तृतीयक हाइड्रोजन परमाणु। तो आपको यह ध्यान रखना है कि मान लो ये कंपाउंड है हमारे पास, जो भी है इसमें प्राइमरी हाइड्रोजन भी है, सेकेंडरी भी और टर्सरी हाइड्रोजन भी है, और इसके ऊपर आप Cl2 का रिएक्शन कर रहे सनलाइट की प्रेजेंस में। मैं लिख दूं +Cl2 और एरो के ऊपर लिख दूं सनलाइट, या एरो के ऊपर ऐसे लिख दूं Cl2, सनलाइट। तो एग्जामिनर पूछेगा कि रिएक्शन होने की चांस कहाँ ज्यादा हैं। कुछ बच्चे कहेंगे जी वो पहले पढ़ रहा है, नजदीक है, यहीं से इसे धक्का दे देगा, हाइड्रोजन को निकाल देगा यहाँ से। ठीक है। कुछ बच्चे कहेंगे यहाँ से, कुछ यहाँ से, कुछ यहाँ से। यहाँ तो हाइड्रोजन है ही नहीं, कहाँ से निकाल देगा जब हाइड्रोजन है नहीं। आपको पता है कि हेलोजन माने Cl2 के क्लोरीन का काम है हाइड्रोजन को उसकी जगह से हटा देना, धक्का दे देना, विस्थापित कर देना, रिप्लेस कर देना। तो यदि एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन आता है, एग्जामिनर पूछता है कि यदि इसका रिएक्शन आप Cl2 के साथ करते हो, इसका रिएक्शन आप किसके साथ करते हो? Cl2 के साथ। ये लिख दिया मैंने Cl2 और ये लिख दिया सनलाइट। तो रिएक्शन कहां होने के चांस सबसे ज्यादा हैं? तो आपको देखना है इसमें प्राइमरी हाइड्रोजन भी है, सेकेंडरी हाइड्रोजन भी, टर्सरी भी। इनमें से कौन सा छोड़ के भागेगा सबसे पहले? सबसे पहले वो छोड़ के भागेगा जहां हाइड्रोजन परमाणु अकेला रह जाएगा। ठीक है। देखो यहां देखो, टर्सरी हाइड्रोजन अकेला हाइड्रोजन है, तो ये सबसे पहले छोड़ के भागेगा, ध्यान रखना इस चीज को। और सेकेंडरी हाइड्रोजन में 2 हाइड्रोजन है, ये बाद में भागेंगे, और ये सबसे कम भागने के चांस है क्योंकि 3 हाइड्रोजन तो है ही यहाँ। समझ में आ रही ना बात? तो इसलिए रिएक्शन कहाँ होगा? यहाँ होगा, इस जगह, इस जगह यहाँ रिएक्शन होगा तो यहाँ भी, होगा तो यहाँ भी, पर सबसे ज्यादा जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा जिसमें रिएक्शन यहाँ हुआ होगा। तो ध्यान रखना
कि एल्केन्स के अंदर जो हाइड्रोजन एटम होते हैं वे प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी 3 तरह के होते हैं, और तीनों तरह के हाइड्रोजन एटम में से हैलोजनीकरण के लिए उस हाइड्रोजन एटम का रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होता है जो टर्सरी हाइड्रोजन हो, और फिर सेकंड नंबर पे सेकेंडरी हाइड्रोजन, और फिर प्राइमरी हाइड्रोजन सबसे कम क्रियाशील होता है हैलोजनीकरण अभिक्रियाओं में। ठीक है बेटे, जल्दी से पोज करके लिखो। अच्छा चलो, फिर बहुत बढ़िया बात बताऊंगा आपको। लिख लिया बेटे? ठीक है, अब देखते हैं हम मैकेनिज्म। मैकेनिज्म का मतलब तो समझते हो ना आप, मैकेनिज्म को आप हिंदी में लिख सकते हो क्रियाविधि। मान लो आपके पास ये रिएक्शन है CH4 मीथेन, इसके ऊपर आपने Cl2 का रिएक्शन करा सनलाइट की प्रेजेंस में, यहां से एक H, यहां से Cl, HCl निकल गया एज ए साइड प्रोडक्ट। मेन प्रोडक्ट हमारे पास बना है CH3Cl। एक स्टेप दिखाया हमने, और इस स्टेप का हमें मैकेनिज्म समझना है। तो इसका मैकेनिज्म हम करेंगे 3 स्टेप में। पहला स्टेप क्या है? पहला स्टेप है चेन की शुरुआत। ठीक है, चेन की शुरुआत को आप कह सकते हो चेन इनिशिएशन। श्रृंखला की शुरुआत कैसे होगी? देखो, ये हमारे पास Cl2 है, ये Cl2 है। Cl2 में इस बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन हैं। सनलाइट की प्रेजेंस में क्या होगा? इसमें समविदलन होगा, यहां से टूट जाएगा बॉन्ड, यानी ये इलेक्ट्रॉन इसके पास, ये इसके पास, ये बन जाएंगे। एक तो Cl फ्री रेडिकल ये बना, एक ये Cl फ्री रेडिकल, आपको पता है मुक्त मूलक। तो चेन इनिशिएशन में यानी श्रृंखला के प्रारंभन में Cl2 में समविदलन होगा सनलाइट की प्रेजेंस में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, जिससे हमें मिलेंगे फ्री रेडिकल या मुक्त मूलक। दूसरे स्टेप को हम कह सकते हैं चेन प्रोपेगेशन। ठीक है, चेन प्रोपोगेशन यानी श्रृंखला का संचरण। श्रृंखला चेन कैसे बढ़ती है आगे। ठीक है, इसका नाम दिया वैज्ञानिकों ने चेन प्रोपोगेशन या श्रृंखला का संचरण। इसमें क्या होता है, जो हमारा ये CH4 है ना, CH4 को ऐसे लिख लूं क्या? देखना जरा, CH3H, ये CH4 है, इसमें भी आपको पता है इलेक्ट्रॉन का जोड़ा है, यहां से बॉन्ड टूटेगा, समविदलन होगा, और इसके ऊपर आ जाएगा एक Cl मुक्त मूलक। ध्यान से समझते रहो। होगा क्या कि ये Cl फ्री रेडिकल अटैक करेगा यहां से, और ये H फ्री रेडिकल यहां से बाहर निकल जाएगा, और CH3 क्या बनेगा हमारे पास? CH3, ये तो CH3 फ्री रेडिकल होगा। देखो, CH3 फ्री रेडिकल बना, प्लस H फ्री रेडिकल, H मुक्त मूलक और Cl मुक्त मूलक, ये दोनों आपस में मिलके HCl बनाएंगे। तो यहां दूसरे स्टेप में क्या होगा? CH3 मुक्त मूलक हमें मिलेगा, साथ में हमें मिलेगा HCl जो यहां साइड प्रोडक्ट था। होगा क्या कि ये जो CH3 मुक्त मूलक है ना हमारा, जो हमें मिला है इस स्टेप में CH3 फ्री रेडिकल, इसके ऊपर Cl फ्री रेडिकल आएगा। जैसे मैंने कहा कि Cl2 था हमारे पास और उसमें समविदलन हुआ था इस तरीके से, तो ये यहां जुड़ेगा आके, Cl का एक फ्री रेडिकल यहां आके जुड़ेगा। चाहे तो यहां से लिख लो खाली Cl फ्री रेडिकल, एक ही बात है, मतलब ये दोनों मुक्त मूलक बनेंगे ना, उन मुक्त मूलक में से एक यहां जुड़ जाएगा, तो हमें प्रोडक्ट मिल जाएगा CH3Cl, क्योंकि इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, दोनों इलेक्ट्रॉन आपस में मिलकर बॉन्ड बना लेंगे, और साथ में हमें Cl मुक्त मूलक यानी फ्री रेडिकल भी मिलेगा। यह दूसरा स्टेप है चेन प्रोपगेशन। तीसरा स्टेप बताया गया कि तीसरे स्टेप का नाम है चेन टर्मिनेशन यानी समापन। चेन टर्मिनेशन, चेन टर्मिनेशन में क्या होता है कि जितने भी ये फ्री रेडिकल हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप के, अलग अलग तरह के, ये आपस में मिलकर बॉन्ड बना लेंगे। जैसे Cl फ्री रेडिकल बहुत सारे हैं, यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है, ये आपस में मिलकर बना लेंगे Cl2। ठीक है, जैसे CH3 फ्री रेडिकल भी है वहां बहुत सारे, ये CH3 फ्री रेडिकल, और Cl फ्री रेडिकल भी हैं,
ये आपस में मिलके बना लेंगे CH3Cl जो हमारा मेन प्रोडक्ट है। इसी तरीके से हमारे पास CH3 फ्री रेडिकल भी होंगे बहुत सारे, और ये CH3 फ्री रेडिकल क्या करेंगे, ये आपस में मिलके CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 यानी इथेन, 2 कार्बन वाला एल्केन बना लेंगे। तो ये है श्रृंखला का समापन। ठीक है, तो इस मैकेनिज्म को आपको याद रखना है। ये रिएक्शन है मीथेन का क्लोरीनीकरण या हैलोजनीकरण, सनलाइट की प्रेजेंस में मुक्त मूलक क्रियाविधि है। ये मुक्त मूलक बने हैं यहाँ, और इसमें हमने कहा है कि 3 स्टेप हैं। पहला तो श्रृंखला की शुरुआत, फिर श्रृंखला का संचरण यानी उसका बढ़ना, और फिर श्रृंखला का टर्मिनेशन यानी उसका खत्म हो जाना श्रृंखला का। तो चैन इनिशिएशन में हमने बताया Cl2 में संविदलन हुआ सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, आपको Cl मुक्त मूलक या फ्री रेडिकल मिलेंगे। चैन प्रोपोगेशन यानी श्रृंखला के संचरण में बताया कि जो हमारा CH4 है उसमें संविदलन होगा, और Cl हमारे पास मुक्त मूलक है, ये भी एक मुक्त मूलक ये मिलेगा, एक ये यहाँ CH3 मुक्त मूलक और H मुक्त मूलक Cl मुक्त मूलक से रिएक्शन करके HCl बना लेगा। ये जो CH3 फ्री रेडिकल आपको मिला है, इसके ऊपर फिर Cl फ्री रेडिकल आगे CH3Cl बना लेगा, Cl फ्री रेडिकल बचा रह जाएगा। चाहे तो यहाँ केवल आप Cl फ्री रेडिकल एक दिखा सकते हो, यहाँ हमने संविदलन करके 2 दिखाई ना, यानी इसी स्टेप को यहाँ रिपीट किया। तीसरे नंबर पे बताया चैन टर्मिनेशन, श्रृंखला समापन ऐसा होता है कि मुक्त मूलक आपस में जुड़ के बॉन्ड बना लेते हैं। जल्दी से पॉज करके लिखो, फिर अगली बात करेंगे बहुत अच्छी। लिख लिया बेटे? ठीक है, अब हम पढ़ते हैं दूसरा रासायनिक गुण, और इसे हम कहते हैं नाइट्रीकरण। नाइट्रीकरण, नाइट्रीकरण को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? नाइट्रेशन। नाइट्रेशन, नाइट्रीकरण या नाइट्रेशन में क्या होता है, हम एल्केन का रिएक्शन करते हैं सांद्र नाइट्रिक एसिड के साथ। आपको ध्यान रखना है, नाइट्रिक एसिड का फार्मूला आपने पढ़ रखा है HNO3, पर हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के साथ जब नाइट्रिक एसिड का रिएक्शन कराते हैं ना, तो नाइट्रिक एसिड को ऐसा लिखते हैं OHNO2। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, बस मैं ऐसे ही लिखूंगा नाइट्रिक एसिड को। अब देखो हमारे पास मान लो मीथेन है CH4, CH4 को ऐसे लिख दूं, देखो कोई दिक्कत तो नहीं है। क्या है ये? CH4 है, मीथेन। इसका रिएक्शन मैं कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड के साथ कराऊंगा। कैसे लिखूंगा नाइट्रिक एसिड को? OHNO2, सबको पता है नाइट्रिक एसिड है, और गर्म करना पड़ेगा आपको, ये बात ध्यान रखना। गर्म करोगे तो यहां से H और यहां से OH, ये निकल जाएगा H2O। हमारे पास प्रोडक्ट आएगा CH3NO2, और साइड प्रोडक्ट क्या आया? H और OH मिल गए H2। इसे कहते हैं नाइट्रोमीथेन। नाइट्रोमीथेन, ठीक है। पर ये रिएक्शन करने के लिए आपको बहुत ज्यादा गर्म करना पड़ेगा इसे, इस बर्तन को जिसमें रिएक्शन चल रही है इसे बहुत ज्यादा गर्म करना पड़ेगा। जैसे ये तो एक रिएक्शन हुई, अब यदि मैं आपको कह दूं कि चलो C2H6 को ऐसे लिख सकता हूं मैं, क्या कहते हैं? इथेन, 2 कार्बन वाला एल्केन इथेन। इसके ऊपर यदि आपने HNO3 का रिएक्शन करा दिया, ये HNO3 है और कंसंट्रेट है, कैसा है? कंसंट्रेट, यहां भी लिख देते हैं कंसंट्रेट। तो इसे भी आपको गर्म करना पड़ेगा, और यहां से निकलेगा H और यहां से निकलेगा OH, बिल्कुल वैसे ही। और ये हमारे पास आ जाएगा प्रोडक्ट C2H5NO2 और साथ में H2O, नाइट्रो इथेन। इसका नाम क्या होगा? नाइट्रो इथेन, इसे हम कहेंगे नाइट्रो इथेन, ठीक है। पर आपको यहां एक बात ध्यान रखनी है,
एक बात ध्यान ये रखनी है कि यदि एल्केन में 6 कार्बन से ज्यादा कार्बन है तो उसका नाइट्रेशन आप नॉर्मल टेम्परेचर पे कर दोगे, और यदि 6 कार्बन से कम है, जैसे इसमें 1 कार्बन है, इसमें 2, तो इसका नाइट्रेशन या नाइट्रीकरण करने के लिए आपको बहुत हाई टेम्परेचर की आवश्यकता पड़ेगी, टेम्परेचर ज्यादा होना चाहिए। इस बात को यहां लिखवा देता हूं नोट में। केवल 6 कार्बन से अधिक कार्बन वाले एल्केन्स का, केवल 6 कार्बन से अधिक कार्बन वाले एल्केन्स का नाइट्रेशन, हिंदी में क्या कहते हैं, नाइट्रीकरण, नाइट्रेशन ही नॉर्मल टेम्परेचर पर होता है। ठीक है, जबकि 6 कार्बन से कम वाले एल्केन्स का नाइट्रेशन बहुत अधिक ताप पर ही किया जा सकता है। ठीक है बेटे, ये चीज आपको थोड़ी सी अपने दिमाग में बिठा के रखनी है। ठीक है, जरूरत पड़ जाती है इस पॉइंट की कहीं भी। जल्दी से पोज करके लिखो, आप लिख लिया बेटे? ठीक है, तीसरा रासायनिक गुण हम पढ़ेंगे एल्केन का, सल्फोनीकरण। सल्फोनीकरण को आप लिख सकते हो सल्फोनेशन। ठीक है, इसमें मैं आपको एक बात और बताऊंगा। देखो, ये जो सल्फ्यूरिक एसिड होता है ना, H2SO4, इस सल्फ्यूरिक एसिड को ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के रिएक्शन में हम ऐसे लिखते हैं OHSO3H। ये सल्फ्यूरिक एसिड को ऐसे लिखना है जैसे मैंने नाइट्रिक एसिड को आपको बताया था लिखने का तरीका। और एक चीज और ध्यान रखनी है कि ओनली 5 कार्बन से अधिक, केवल 5 कार्बन से अधिक वाले एल्केन्स, ऐसे एल्केन जिनमें कार्बन परमाणुओं की संख्या 5 से ज्यादा है, ऐसे एल्केन ही इस रिएक्शन को दिखाएंगे। और कैसे दिखाएंगे देखो मैं बताता हूं। मान लो आपके पास ये कोई एल्केन है जिसमें 5 से ज्यादा कार्बन है, और इसका रिएक्शन हमें करना है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, OHSO3H के साथ इसका रिएक्शन करना है। टेम्परेचर होना चाहिए लगभग 450 डिग्री C। तो यहां से तो H निकल जाता है और यहां से OH। ठीक है, ध्यान रखना ये कंसंट्रेट H2SO4 है, और ये है आपके पास एल्केन। कौन सा एल्केन? जिसमें कार्बन परमाणुओं की संख्या 5 से ज्यादा है। क्या बना? RSO3H प्लस क्या बना? HOH आपस में जुड़ के क्या बना लेंगे? H2O। तो इस तरह होता है ये रिएक्शन। इसमें ये चीज ध्यान रखनी है, एल्केन सल्फोनिक एसिड है इसका नाम है एल्केन सल्फोनिक एसिड, ये इसका नाम है एल्केन सल्फोनिक एसिड। ठीक है, जैसे कार्बन कितने चाहिए? 5 से ज्यादा,
तो हेक्सेन ले लो आप, हेक्सेन, हेक्सेन C6H14, H14 को ऐसे लिख दूं क्या, हेक्सेन है, हेक्सेन है, देखो हेक्सेन है ना, इसका रिएक्शन कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ करो, H2SO4 है, देखो H2SO4 को ऐसे लिखते हैं, मैंने बताया था। और टेम्परेचर आप ले लो 450 डिग्री C, यहां से H निकल जाएगा और यहां से OH निकल जाएगा, और C6H13SO3H, C6H13SO3H मेन प्रोडक्ट, और साइड प्रोडक्ट क्या निकला, H2O। हेक्सेन भाई नॉर्मली तो एल्केन सल्फोनिक एसिड था, इसे आप कहोगे हेक्सेन, एल्केन की जगह हेक्सेन सल्फोनिक एसिड, इसका नाम होगा हेक्सेन सल्फोनिक एसिड। तो इस तरह होता है सल्फोनीकरण, ठीक है। सल्फोनीकरण के बाद मैं एक गुण आपको और बताता हूं, यही नंबर 4 पर एक गुण हमें पढ़ना है, पूर्ण दहन, पूर्ण दहन। ये दहन और ऑक्सीकरण एक ही चीज होती है, ठीक है। पूर्ण दहन या कंप्लीट कंबसन, ठीक है, कंप्लीट कंबसन या पूर्ण दहन। मार्कर में कुछ प्रॉब्लम हो रही है इसमें, चलो दूसरा मार्कर लेता हूं। इसका एक फार्मूला बताता हूं आपको, इस फार्मूले को ध्यान से समझ लेना। फार्मूला क्या है, फार्मूला है कि आपके पास कोई भी एल्केन है, जैसे CXHY, ये एक एल्केन है, इसमें कार्बन परमाणुओं की संख्या तो X है, हाइड्रोजन की Y है। इसका रिएक्शन आपको ऑक्सीजन से करना है, जलाने के लिए ऑक्सीजन तो चाहिए, तो ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या ऐसे लोगे आप X + Y/4 O2, ठीक है। और गर्म करने पे ही तो जलेगा ये, ऑक्सीजन के साथ ही तो जलती है कोई चीज, तो X तो बनते हैं CO2, क्या बनते हैं X, ये वाला X है, ये वाला X, ये तो बनते हैं CO2, और Y/2 बनते हैं H2O, और साथ में ऊष्मा भी उत्पन्न होती है, Q का मतलब ऊष्मा है। जैसे एक एग्जांपल लगाता हूं, ये तो फार्मूला है देखो आपका, यदि आप याद करके जाना चाहते हो, जैसे CH4 ले लिया हमने, मीथेन, ठीक है। X की वैल्यू 1 है और Y की वैल्यू क्या है 4, X की वैल्यू 1 है, कुछ नहीं है तो 1 ही तो है, तो हमें ऑक्सीजन कितने लेने चाहिए, देखो X की वैल्यू 1 है, Y की वैल्यू क्या है 4, 1 और 4/4 कितना हो जाएगा, 4 1 जा 4, 1 + 1 2, ठीक है। CH4 + 2O2, गर्म करो XCO2, X की वैल्यू कितनी है 1, तो एक तो बनेगा CO2 प्लस Y/2 H2O, Y कितना है 4, 4/2 2, 2 बनेंगे H2O और साथ में निकलेगी ऊष्मा। अब आप इसे, मतलब ये जो फार्मूला है, इस फार्मूले की खासियत यह है कि आपको जो इसमें समीकरण मिलेगी ना वो संतुलित होगी। देखो कार्बन 1 है, यहां भी कार्बन 1 है, हाइड्रोजन 4 है, यहां भी हाइड्रोजन 2 दूनी 4 है, ऑक्सीजन 4 है, 2 तो ऑक्सीजन ये है और 2 ऑक्सीजन ये है, ये Q का मतलब तो ऊष्मा है। तो ये होता है पूर्ण दहन। पूर्ण दहन हम ऐसे करेंगे एल्केन का, आप चाहे कोई सा एल्केन ले लेना, ये तो मीथेन लिया है मैंने, इथेन ले लो, प्रोपेन ले लो, ब्यूटेन ले लो, कोई सा भी, इस फार्मूले को लगाओगे, समीकरण आपको पूर्ण रूप से संतुलित अवस्था में ही प्राप्त होगी। जल्दी से पोज करके लिखो, अच्छा पोज करके लिखो बेटे, लिख लिया, ठीक है। अब पढ़ते हैं 5वां रासायनिक गुण, अपूर्ण दहन, अपूर्ण दहन, ठीक है। इनकम्प्लीट कंबसन, इनकम्प्लीट कंबसन। देखो इसमें क्या होता है, इसमें आपके पास मान लो CH4 है,
मीथेन गैस, और इसका आपने रिएक्शन करा दिया ऑक्सीजन के साथ, यानी ऑक्सीजन के साथ आप इसे जलाना चाह रहे, तो इनकम्प्लीट कंबशन में आपको ध्यान रखना है कि कार्बन मोनोऑक्साइड और H2O बनता है। ठीक है, जब पूर्ण दहन होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, बस ये अंतर है दोनों में। पूर्ण दहन होगा तो CO2 बनेगी, और अपूर्ण दहन होगा तो CO बनेगी, कार्बन मोनोऑक्साइड। बैलेंस देख लो हो गया, 2 कार्बन, यहाँ 2 कार्बन ले लिए थे, ऑक्सीजन 3 दूनी 6, 2 तो ऑक्सीजन ये रहे, कितने ऑक्सीजन की कमी है, 4 की, तो 4 ये ले लिए ऑक्सीजन। देखो 3 दूनी 6 ऑक्सीजन, 2 तो ये रहे और 4 ये रहे। हाइड्रोजन देखो 2 चौक 8, 4 दूनी 8, बैलेंस है, और साथ में उष्मा भी निकलेगी। आप लिखना चाहो तो क्यू लिख सकते हो यहाँ। ये तो होता है अपूर्ण दहन। अच्छा, एक बात ध्यान रखनी है कि ये जो आपका CH4 है ना, इसका अपूर्ण दहन एक तरीके से और हो सकता है। यदि इसका ऑक्सीजन से रिएक्शन हो जाए तो कार्बन यानी कोयला, आपको कार्बन मिल जाएगा, और देखो हाइड्रोजन 4 है, ऑक्सीजन 2 है, 2H2O, ऊष्मा। तो अपूर्ण दहन में मीथेन के 2 रिएक्शन आपको याद रखने हैं। ठीक है बेटे, ये भी ऑक्सीकरण ही होता है, ध्यान रखना। छठा रासायनिक गुण पढ़ते हैं हम, उत्प्रेरकी ऑक्सीकरण। उत्प्रेरकी ऑक्सीकरण यानी पूर्ण दहन भी एक ऑक्सीकरण है और अपूर्ण दहन भी एक ऑक्सीकरण है, और उत्प्रेरक के द्वारा भी आप ऑक्सीकरण कर सकते हो। इंग्लिश में लिखोगे इसे कैटालाइटिक, कैटालाइटिक ऑक्सीडेशन। कैटालाइटिक ऑक्सीडेशन कैसा होता है देखो मैं बताता हूं। उत्प्रेरकी ऑक्सीकरण या कैटालाइटिक ऑक्सीडेशन, इसमें आप किसी उत्प्रेरक का प्रयोग करोगे बस ऑक्सीकरण करने के लिए, और कुछ नहीं है। जैसे मान लो हमारे पास CH4 है, CH4 को ऐसे लिख देता हूं चलो, जिससे आपको समझ में आ जाए। और हमें ऑक्सीकरण करना है तो ऑक्सीजन O2 का मतलब O ही है। आप गरम कॉपर की नली ले लो या Fe की नली ले लो, लोहे की या तांबे की नली के अंदर से आप इन दोनों को प्रवाहित कर दो, मीथेन गैस को और ऑक्सीजन को। ठीक है, टेम्परेचर याद रखना चाहो तो रख लेना 573 केल्विन, नहीं तो डेल्टा लिख लेना। ऐसा करने से हमें CH3, एक O है ना, ये एक H, आपको ये मिल जाएगा CH3OH। क्या होता है CH3OH? CH3 माने मिथाइल, OH माने अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल। लिखना चाहो तो आप लिख लेना, क्या है इसका नाम, मिथाइल अल्कोहल या मीथेनॉल कहते हैं IUPAC में, सामान्य नाम है मिथाइल अल्कोहल। तो ये हमने उत्प्रेरक लिया कॉपर या लोहे की नली गर्म, इसकी उपस्थिति में हमने ऑक्सीकरण कर दिया, हमें मिथाइल अल्कोहल मिल गया। अब यदि मैं CH4 का एक रिएक्शन और करके दिखाऊं आपको, देखो CH4 को कैसे लिखा मैंने समझाने के लिए। इसका रिएक्शन मैं ऑक्सीजन से कराऊंगा, O2 को मैंने बॉन्ड से दिखा दिया, और यहां मैं उत्प्रेरक लूंगा, देखो मोलिब्डेनम ऑक्साइड MO2O3, और इसमें भी गर्म करना पड़ेगा। इसमें आपका बीच में से ये निकल जाएगा, देखो साफ नजर आ रहा होगा आपको H2O, ये निकल गया H2O, और हमें मिला CH2O। पहले तो मैं H2O निकाल देता हूं, यहाँ H2O, हमें मिला CH2O। CH2O इसका असली रूप पता क्या है, HCHO, ये है CH2O, इसे हम कहते हैं फॉर्मल्डिहाइड। तो आपको मीथेन से फॉर्मल्डिहाइड भी मिल जाता है, और मीथेन से आपको मिथाइल अल्कोहल भी मिल जाएगा। ठीक है, मीथेन से आपको कार्बन भी मिल जाएगा, मीथेन से कार्बन मोनोऑक्साइड भी मिल जाएगा, और मीथेन से कार्बन डाइऑक्साइड भी मिल जाएगा। यह है उत्प्रेरकी ऑक्सीकरण। 3 तरीके से ऑक्सीकरण मैंने आपको बताया। एक तो आपने जो पूर्ण दहन किया है ना, वो भी ऑक्सीकरण है, अपूर्ण दहन भी ऑक्सीकरण है, और उत्प्रेरक द्वारा जो ऑक्सीकरण किया है वो भी ऑक्सीकरण ही है। जल्दी से पॉज करके लिख लो। अच्छा, अगले रासायनिक गुण सिखाता हूं फिर मैं, 6 हुए ना हमारे, लिख लिया बेटे?
ठीक है। नंबर 7, सातवां रासायनिक गुण समावयवीकरण। समावयवीकरण या आप इसे लिख सकते हो आइसोमेराइजेशन। समावयवीकरण या पुनर्विन्यास अभिक्रिया समझा रखी है मैंने आपको, कार्बनिक अभिक्रियाओं का चौथा प्रकार। बहुत आसान है, कुछ नहीं इसमें याद करना, आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि एक आपके पास एक एल्केन ले लो आप, चलो 4 कार्बन वाला लेते हैं, सीधी श्रृंखला वाला नॉर्मल, 4 कार्बन ब्यूट, सिंगल बॉन्ड एन, नॉर्मल ब्यूटेन। इसे आप AlCl3 की उपस्थिति में गर्म कर दो और HCl हो तो गर्म कर दो, तो ये नॉर्मल एल्केन आइसो एल्केन में कन्वर्ट हो जाएगा। ये हो जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 और यहां जोड़ दूं ऊपर CH3। नॉर्मल ब्यूटेन था, ये बन गया आइसो ब्यूटेन, है तो इसमें भी 4 ही कार्बन। नॉर्मल ब्यूटेन आइसो ब्यूटेन में कन्वर्ट हो गया, जो नॉर्मल ब्यूटेन का एक श्रृंखला समावयवी है। इस अभिक्रिया को हम कहते हैं समावयवीकरण। ठीक है बेटे। अच्छा, अब आते हैं अगले रासायनिक गुण पर, नंबर 8। 8वां रासायनिक गुण जो हमें पढ़ना है उसे हम कहते हैं एरोमेटिकरण। एरोमेटिकरण, एरोमेटिकरण यानी एरोमेटिक यौगिक में बदल जाना किसी एल्केन का। ठीक है, एरोमेटाइजेशन। एरोमेटाइजेशन किसी एल्केन का एरोमेटिक कंपाउंड में बदल जाना। चलो एक एल्केन को एरोमेटिक कंपाउंड में बदल के दिखाता हूं मैं आपको। मेरे पास एक एल्केन है, ध्यान से देखना, कंफ्यूज नहीं होना, एल्केन है ये। ठीक है, इसे कहते हैं नॉर्मल हेक्सेन। देखो 1 2 3 4 5 6 सिंगल बॉन्ड है, नॉर्मल है, सीधी श्रृंखला है, नॉर्मल, हेक्स 6 कार्बन, एन सिंगल बॉन्ड। इस नॉर्मल हेक्सेन को आप Cr2O3 और Cr2O3 के साथ आप ले लो Al2O3, इनके साथ आप इसे गर्म कर दो बस। ठीक है, क्रोमियम ऑक्साइड और एल्यूमिना के साथ गर्म कर दो, और हाई प्रेशर होना चाहिए, हाई प्रेशर, उच्च दाब। तो पता क्या होगा, ये जो नॉर्मल हेक्सेन है ये बदल जाएगा बेंजीन में। अब आप कहोगे कि सर कैसे बदल गया, तो समझ में ही नहीं आया। 4H2 निकलेंगे यहां से, तो नॉर्मल हेक्सेन से बेंजीन बन गया। सवाल खड़ा हुआ सर कैसे, बताऊं कैसे बना। देखो मैं संरचना को खोल के बताता हूं आपको कैसे बना। यहां किनारे पे कार्बन है, किनारे पे तो 3 हाइड्रोजन होंगे, यहां CH2 होगा, यहां भी CH2 होगा, यहां भी CH2 होगा, और यहां भी CH2 होगा, और यहां भी CH2 होगा। नहीं 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 नहीं, यहां तो क्या होगा CH3, कोने पे तो 3 कार्बन। इसकी संरचना खोल के बना दी। जब आप इसे गर्म करोगे ना Cr2O3 और Al2O3 के साथ, तो होगा क्या कि 2 हाइड्रोजन यहां से निकलेंगे, 2 यहां से, 4 और 5 6 7 8 हाइड्रोजन निकलेंगे। 8 हाइड्रोजन को लिखा, देखो 4 दूनी 8 हाइड्रोजन। और जब 8 हाइड्रोजन निकले तो हर जगह क्या बना, CH, यहां भी 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 CH, और यहां भी CH। सिंगल बॉन्ड 1 2 3 4 5 थे, 1 2 3 4 5। अब मुझे यूं बताओ, यहां से 2 H निकले, 2 संयोजकता खत्म हुई तो डबल बॉन्ड बनेगा। यहां से जो है 1 H निकले, हर जगह से 1 निकले, तो इस तरह का कंपाउंड बना बेंजीन हमारे पास।
क्या बना ये बेंजीन। ठीक है, समझ में आई ना बात। इसे रिएक्शन को समझ लो बेटे बहुत ध्यान से। लिख लिया सबने? लिखो, पोज करके लिखो जल्दी से। लिख लिया? ठीक है। नंबर 9 पर हमें पढ़ना है एल्कीलीकरण। एल्काइलीकरण कह दो, चाहे इंग्लिश में कहते हैं एल्काइलेशन। एल्काइलेशन क्या होता है देखो मैं बताता हूं। आसान सा रिएक्शन है। मान लो मेरे पास एक इस तरह का एक एल्केन है CH3, ऊपर भी CH3 है और नीचे भी CH3 है और यहाँ है हमारे पास एक H। क्या है बताओ ये? आइसोब्यूटेन है ना, आइसोब्यूटेन। जिन बच्चों ने नॉर्मल आइसोनियो सीख रखा है उन्हें पता है। और इसका रिएक्शन मैं कराऊंगा CH2, यहाँ डबल बॉन्ड C और यहाँ भी CH3 जोड़ दो और यहाँ भी CH3 है, तो ये भी आइसोब्यूट, आइसोब्यूट। पर इसमें डबल बॉन्ड आ गया तो एन ना लिख के इन लिख दिया, डबल बॉन्ड है ना। तो होगा क्या इसमें कि जब आप इसे कंसंट्रेट H2SO4 के साथ गर्म करोगे ना, यहां लिख देता हूं कंसंट्रेट H2SO4, आप इसे कंसंट्रेट H2SO4 के साथ गर्म करो। गर्म करने पे क्या होगा कि इसमें से एक बॉन्ड यहां आ जाएगा, ये पाई बॉन्ड, और ये जो हाइड्रोजन है वो संयोजकता पूरे करने के चक्कर में यहां चला जाएगा और ये दो एल्केन आपस में मिलकर एक बड़ा एल्केन बना लेंगे, इसे कहते हैं एल्काइलेशन। ठीक है, ये CH3 बनाऊं, ये बना दिया CH3, ये कार्बन बनाऊं, ये बना दिया कार्बन, ऊपर भी CH3 है नीचे भी CH3 है, सिंगल बॉन्ड यहाँ है CH2, ये बॉन्ड आया ना बीच में, इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में ये बॉन्ड आया, पाई उठ के यहाँ CH2। फिर यहाँ क्या है C, और C के ऊपर क्या जुड़ गया संयोजकता पूरी करने के लिए H, नीचे CH3 है और यहाँ भी CH3 है, ये बना कंपाउंड। देखो देखना जरा, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका नाम होता है आइसो ऑक्टेन। जो पेट्रोल का एक मिश्रण है गैसोलीन का, आइसो ऑक्टेन और नॉर्मल हेप्टेन का मिश्रण ही तो होता है पेट्रोल, जिसका असली नाम गैसोलीन है। ठीक है बेटे, तो अब इसे कहते हैं एल्काइलीकरण या एल्काइलेशन। एक रासायनिक गुण मुझे और बताना है, ताप अपघटन। ताप अपघटन, ताप अपघटन को आप कह सकते हो भंजन। क्या कह सकते हो? भंजन। ठीक है, अच्छा, थर्मल डीकंपोजिशन, थर्मल डीकंपोजिशन भी आप कह सकते हो, और पायरोलाइसिस भी कह सकते हो। पायरोलाइसिस, ये कई सारे नाम है इसके, ये नाम आपको पता होने चाहिए, एग्जाम में किसी भी नाम से आ जाता है ना असल में। देखो बहुत आसान है, मान लो आपके पास एक एल्केन है जैसे CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, और इस एल्केन को आपने गर्म कर दिया विदाउट ऑक्सीजन, तो क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, क्या क्या बन सकता है प्रोडक्ट। ठीक है, देखते हैं क्या क्या बन सकता है। शायद ऐसा हो जाए एक हाइड्रोजन यहां से निकल जाए, एक यहां से, और बीच में आ जाए डबल बॉन्ड, यानी ये बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2 और साथ में निकली हाइड्रोजन गैस, तो ऐसा प्रोडक्ट बन सकता है ना। तो ये भी पायरोलाइसिस ही है। और ऐसा भी हो सकता है कि दो दो हाइड्रोजन यहां से निकल जाएं, यहाँ CH दो दो निकलेंगे तो ट्रिपल बॉन्ड, और यहाँ लिखवा में 2H2, ये भी पायरोलाइसिस है। और शायद ऐसा हो जाए कि ये बॉन्ड टूट गया, ये बॉन्ड टूट गया और यहाँ से एक हाइड्रोजन इधर गया, यहाँ से एक हाइड्रोजन इधर गया, तो ये बन गया CH4 प्लस, यहाँ क्या बचा कार्बन और एक हाइड्रोजन गैस। तो इसके अलावा और भी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं और भी संभावनाएं हो सकती हैं।
तो जब आप किसी एल्केन को गर्म करते हो विदाउट ऑक्सीजन तो उसमें क्रैकिंग हो जाती है, टूट जाता है वो, कई तरह के प्रोडक्ट्स का मिक्सचर मिलता है हमें। ठीक है बेटे, जल्दी से पोज करके लिखेंगे हमारे देश के बच्चे। अब लिख लिया बेटे? ठीक है, तो बेटे मुझे उम्मीद है कि आपको एल्केन के रासायनिक गुण समझ में आए होंगे। मैंने एल्केन के आपको कुल मिला के 10 तरह के रिएक्शन सिखाए हैं, 10 तरह के रासायनिक गुण मैंने आपको सिखा दिए। और बेटे मेहनत और ईमानदारी आपके ऊपर डिपेंड करती है, मेहनत और ईमानदारी से पढ़ाई करो और अपने हैंड रिटन नोट्स बनाते रहो। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, बाय।